उदयनिधि स्टालिन, एक ऐसा नाम जो किसी के लिए उम्मीद है तो किसी के लिए डर, किसी के लिए भविष्य का नेता तो किसी के लिए सबसे बड़ा विवाद। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उदयनिधि स्टालिन को सच में जानते हैं? क्या सच में ये सनातन विरोधी हैं, या सिर्फ हम वही जानते हैं जो न्यूज चैनल आपको दिखाते हैं? अगर आप मानते हैं कि ये सिर्फ एक नेता की कहानी है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये कहानी है सत्ता में जन्मे एक बच्चे की, फिल्मी दुनिया से निकलकर राजनीति की आग में कूदे एक शख्स की, और उस इंसान की जिसके एक बयान ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। आज हम आपको उस उदयनिधि की कहानी बताएंगे जिसे लोग कैमरे के सामने देखते हैं, और उस उदयनिधि की भी जिसे कोई नहीं देखता। आप देखेंगे कैसे एक फिल्म प्रोड्यूसर देश की राजनीति का सबसे बड़ा विवाद बन गया। आप जानेंगे कि सनातन विवाद के पीछे सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि दशकों पुरानी विचारधाराओं की लड़ाई छुपी है। आप समझेंगे कि इनकम टैक्स रेड सिर्फ एक जांच नहीं थी, बल्कि सत्ता, सिनेमा और पैसे का सबसे खतरनाक टकराव था। और सबसे अहम, आप इस वीडियो के अंत तक ये तय कर पाएंगे कि उदयनिधि स्टालिन भविष्य का सबसे बड़ा नेता बनने जा रहे हैं, या इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक चेतावनी। लेकिन ध्यान से सुनिए, यह कोई ग्लोरी स्टोरी नहीं है, यह कोई हीरो की कहानी नहीं है, ये एक रियल पॉलिटिकल थ्रिलर है, जहां हर कदम पर साजिश है, हर मोड़ पर विवाद है, और हर जीत के पीछे एक नया दुश्मन खड़ा है। दोस्तों, अब कहानी शुरू होती है। तमिलनाडु की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ इंसान नहीं होते, एक संस्था बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है करुणानिधि परिवार। 27 नवंबर 1977 चेन्नई की एक राजनीतिक गलियों में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था उदयनिधि। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा एक दिन फिल्मों की चमक, सत्ता की ताकत और देश के सबसे बड़े धार्मिक विवाद का चेहरा बनेगा। उदयनिधि कोई आम परिवार में पैदा नहीं हुए। उनके पिता थे M.K. स्टालिन और उनके दादा थे M. करुणानिधि, तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा नाम। जिस घर में उन्होंने आंखें खोली, वहां सत्ता आम बात थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी रोज देखी जाती थी, बड़े बड़े नेता घर आते जाते थे, और मीडिया हर वक्त आसपास रहती थी। ऐसे वातावरण में जन्म लेना एक तरफ सौभाग्य होता है और दूसरी तरफ एक भारी बोझ, क्योंकि वहां हर कदम पर तुलना होती है, हर गलती पर उंगली उठती है, और हर सफलता को विरासत कह दिया जाता है। उदयनिधि ने चेन्नई के बड़े स्कूलों में पढ़ाई की, फिर MBA किया, लेकिन उनका मन ना तो सरकारी फाइलों में लगा और ना ही मंचों पर भाषण देने में। उनका झुकाव था फिल्मों की दुनिया की तरफ। कैमरा, लाइट, एक्शन, यही उनका असली सपना था। उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई, रेड जायंट मूवीज। धीरे धीरे ये कंपनी तमिल सिनेमा की सबसे ताकतवर कंपनियों में गिनी जाने लगी। बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में, हजारों थिएटरों में रिलीज और करोड़ों का कारोबार। लेकिन इसी चमक के साथ एक आरोप भी जन्म लेने लगा, सत्ता की ताकत से फिल्म इंडस्ट्री में कब्जा। यहीं से पहली बार उदयनिधि पर नेपोटिज्म का ठप्पा लगा। लोग कहने लगे, ये संघर्ष से नहीं, सिस्टम से आगे बढ़ा है। लेकिन उदयनिधि यहीं नहीं रुके। उन्होंने खुद अभिनेता बनने का फैसला किया, कई फिल्मों में काम किया। कुछ लोग उनके अभिनय के कायल हुए, कुछ ने कहा यह कुर्सी का कैमरा है। फिर आया 2019। उदयनिधि ने सीधे राजनीति में कदम रखा, लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। अब वे सिर्फ मुख्यमंत्री के बेटे नहीं थे, वे संसद के सदस्य बन चुके थे। 4 साल बाद 2023 में उन्हें तमिलनाडु सरकार में युवा कल्याण और खेल मंत्री बना दिया गया। अब उनके हाथ में सत्ता की सीधी ताकत थी, योजनाएं, बजट, फैसले, सब कुछ। युवाओं के लिए नई स्कीमें आईं, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, राज्य में उनका राजनीतिक कद बढ़ता चला गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि जल्द ही एक ऐसा बयान आने वाला है जो पूरी देश की राजनीति को हिला देगा। और फिर आया 2023 का वही दिन, एक बड़ा मंच, हजारों लोग, कैमरे लाइव और माइक पर उदयनिधि। उन्होंने कहा, सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। यह कोई सामान्य बयान नहीं था, यह करोड़ों लोगों की आस्था पर सीधा वार था।
अगले 24 घंटे में पूरा देश सुलग उठा। न्यूज चैनलों पर बहस, सोशल मीडिया पर आग, सड़कों पर प्रदर्शन, धार्मिक संगठनों का गुस्सा, नारे गूंजने लगे, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये विवाद तमिलनाडु की सीमा को तोड़ चुका था। अब यह राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। बीजेपी ने सीधा मोर्चा खोल दिया। नेताओं ने कहा, यह सिर्फ बयान नहीं, यह आस्था पर हमला है। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कहा, उदयनिधि पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। दूसरी तरफ उनकी पार्टी डीएमके पूरी तरह उनके पक्ष में खड़ी हो गई। पार्टी का कहना था, यह धर्म के खिलाफ नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बयान है। देश दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ श्रद्धा थी, दूसरी तरफ विचारधारा। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, वैसे वैसे कानूनी शिकंजा कसता गया। देश के अलग अलग राज्यों में उदयनिधि के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुईं। मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पूरा देश ये देखने लगा, क्या एक मंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा कानून से ऊपर है? इस पूरे बवाल के बीच सबसे चौंकाने वाली चीज थी उदयनिधि की चुप्पी। उन्होंने ही बयान दिया, लेकिन न पूरी माफी मांगी, न पूरी बात वापस ली। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरा इरादा किसी की भावना आहत करने का नहीं था। लेकिन लोगों को लगा, शब्द बदले हैं, सोच नहीं। अब ये आग उनके पिता एम.के. स्टालिन तक पहुंच चुकी थी। लोग पूछने लगे, वे पहले मुख्यमंत्री हैं या पहले पिता? तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति और देश की धार्मिक भावना अब आमने सामने खड़ी थीं। कुछ जगहों पर पुतले जले, पोस्टर फाड़े गए और सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई। एक तरफ आई स्टैंड विद उदयनिधि, दूसरी तरफ अरेस्ट उदयनिधि जैसे हैशटैग सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगे। अब उदयनिधि सिर्फ एक युवा नेता नहीं रह गए थे, वे बन चुके थे भारत के सबसे विवादित मंत्रियों में से एक। समर्थकों के लिए वे सिस्टम से टकराने वाला सुधारक थे, विरोधियों के लिए वे धर्म विरोधी चेहरा। एक बच्चा जो सत्ता में जन्मा था, अब सत्ता के सबसे बड़े तूफान के बीच खड़ा था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगली कहानी आने वाली थी काले धन, इनकम टैक्स रेड और फिल्म इंडस्ट्री व राजनीति के खतरनाक गठजोड़ की। सनातन विवाद की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उदयनिधि स्टालिन की जिंदगी में एक और तूफान ने दस्तक दे दी। इस बार मुद्दा धर्म नहीं था, इस बार मुद्दा था पैसा, सत्ता और सिनेमा। एक सुबह अचानक खबर आई, रेड जायंट मूवीज के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की बड़ी रेड। कैमरे दौड़ पड़े, एंकर की आवाजें तेज हो गईं और विपक्ष को एक नया हथियार मिल गया। रेड जायंट मूवीज वही कंपनी थी जिसने उदयनिधि को फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बनाया था। करोड़ों का कारोबार, सुपरहिट फिल्मों की लाइन और थिएटर चेन पर मजबूत पकड़। लेकिन इनकम टैक्स की टीम को शक था कि इस चमक के पीछे काला पैसा छुपा है। ऑफिस, गोदाम, अकाउंट बुक्स, सर्वर, सबकी गहन जांच शुरू हो गई। घंटों तक सवाल जवाब चले, दस्तावेज खंगाले गए, बैंक ट्रांजैक्शंस खींचे गए और जैसे ही ये खबर बाहर आई, राजनीति में भूचाल आ गया। विरोधियों ने सीधा आरोप लगाया, सत्ता के दम पर फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा किया गया है। रेड जायंट सिर्फ कंपनी नहीं, ये सत्ता का पैसा घुमाने की मशीन है। मुख्यमंत्री का बेटा है, इसलिए इतने सालों से बचता रहा। इन आरोपों के साथ एक शब्द जोर से गूंजने लगा, नेपोटिज्म, वंशवाद। यानी सत्ता पिता से बेटे तक। लोग कहने लगे, फिल्म, राजनीति, पैसा, तीनों जगह एक ही परिवार। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, अगर उदयनिधि आम आदमी होते तो क्या इतनी तेजी से आगे बढ़ पाते? क्या बिना सत्ता के रेड जायंट इतना बड़ा बन पाता? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। उदराइट सत्ताधारी पार्टी ने पूरी ताकत से पलटवार किया। उन्होंने कहा, यह रेड राजनीतिक बदले की भावना से हुई है। जब नेता विचारधारा से टकराते हैं तो एजेंसियां आगे कर दी जाती हैं। लेकिन आम जनता के मन में एक शक बैठ चुका था, और शक जब बैठता है तो सबसे खतरनाक बन जाता है। इस बीच उदयनिधि चुप थे। न कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई आक्रामक बयान, बस कानूनी प्रक्रिया चलती रही। कुछ समय बाद बताया गया कि जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन लोगों के मन में सवाल जैसा का तैसा रह गया।
इतना बड़ा नेटवर्क बिना राजनीतिक ताकत के कैसे खड़ा हुआ? यहीं से उदयनिधि की छवि दो टुकड़ों में बंट गई। समर्थकों के लिए वे एक तेज, आधुनिक, आत्मनिर्भर नेता, विरोधियों के लिए वे सत्ता से पैदा हुआ, सत्ता से पला और सत्ता से आगे बढ़ा नेता। सनातन विवाद ने उनकी सोच पर सवाल उठाया था, इनकम टैक्स रेड ने उनकी कमाई पर और नेपोटिज्म के आरोप ने उनके संघर्ष पर। तीनों मिलकर एक ऐसी दीवार बना चुके थे जिसे तोड़ना आसान नहीं था। लेकिन राजनीति आसान रास्तों का खेल भी नहीं होती। यहां हर आरोप या तो आपको तोड़ता है या और खतरनाक बना देता है। उदयनिधि स्टालिन अब उस दौर में पहुंच चुके थे जहां हर कदम पर परीक्षा थी, हर शब्द पर केस, हर फैसले पर विवाद और हर सफलता पर शक। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था, क्या ये सब उनके राजनीतिक करियर का अंत करेगा या यही विवाद उन्हें भविष्य का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना देगा? इनकम टैक्स रेड, सनातन विवाद और नेपोटिज्म के आरोप, इन सब के बाद उदयनिधि स्टालिन अब सिर्फ एक राज्य के मंत्री नहीं रहे थे, वे अब एक राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुके थे। उनका हर बयान अब सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहता था, दिल्ली तक उसकी गूंज पहुंचती थी। टीवी डिबेट में उनका नाम चलता, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर ट्रेंड करती और संसद के गलियारों में उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं होती थीं। अब सवाल ये नहीं था कि उदयनिधि विवादित हैं या नहीं, अब सवाल ये था, क्या उदयनिधि भविष्य के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर ये सारे विवाद उनकी राह में दीवार बन जाएंगे? राजनीति के जानकार कहने लगे, जिस रफ्तार से उन्हें सत्ता मिली है उस रफ्तार से ही उन्हें निशाना भी बनाया जा रहा है। कुछ लोग उन्हें तमिलनाडु की राजनीति का अगला बड़ा चेहरा मानने लगे, तो कुछ लोग कहने लगे, इतना घमंड बहुत भारी पड़ेगा। उदयनिधि की हर सभा में भीड़ बढ़ती जा रही थी। युवा उनके भाषण सुनने आते, कुछ प्रेरणा लेने तो कुछ सवाल उठाने। वे मंच से अक्सर कहते, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं लड़ने के लिए राजनीति में आया हूं। उनका यही अंदाज उनके समर्थकों को जोश देता था और विरोधियों की बेचैनी बढ़ाता था। अब वे एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां पीछे हटना सीधा हार मानने जैसा होता और आगे बढ़ना और बड़े तूफानों को बुलाना। राजनीति में यही नियम है, अगर आप ऊपर बढ़ते हैं तो पत्थर भी ऊपर से ही आते हैं। अब दबाव सिर्फ बाहर से नहीं था, अंदर से भी था। पार्टी के पुराने नेता उन पर नजर रखे हुए थे, कुछ समर्थन में, कुछ मन ही मन विरोध में। सबको पता था, जिस दिन उदयनिधि और मजबूत होंगे उस दिन कई पुराने समीकरण टूटेंगे और कई नए दुश्मन पैदा होंगे। उदयनिधि ये सब जानते थे, फिर भी वे रुके नहीं। वे हर विवाद के बाद और ज्यादा आक्रामक होकर सामने आए, हर आरोप का जवाब साइलेंस से दिया, हर हमले के बाद और बड़े मंच पर नजर आए। लेकिन राजनीति में असली खतरा तब आता है जब आप खुद को अजेय समझने लगते हैं, और उदयनिधि अब उस मुकाम के बहुत करीब खड़े थे जहां या तो वे इतिहास बनेंगे या फिर एक चेतावनी, क्योंकि अब आने वाली कहानी में राज्य नहीं, देश की राजनीति शामिल होने वाली थी। और ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं थी, ये लड़ाई थी विचारधाराओं की, पीढ़ियों की और सत्ता के भविष्य की। जैसे जैसे उदयनिधि स्टालिन का नाम राष्ट्रीय राजनीति में गूंजने लगा, वैसे वैसे उनके कदम भी और तेज होते चले गए। वे अब सिर्फ तमिलनाडु के युवा मंत्री नहीं थे, वे एक सोच का चेहरा बन चुके थे। उनके हर भाषण में आक्रामकता थी, आत्मविश्वास था और एक चुनौती थी पुरानी राजनीति के खिलाफ। वे बार बार कहते, मैं व्यवस्था से डरता नहीं, मैं व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। उनकी यही लाइन युवाओं को जोश से भर देती थी और बुजुर्ग नेताओं को चिंता में डाल देती थी। अब पार्टी के भीतर भी फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं। कुछ लोग कहने लगे, ये बहुत जल्दी बहुत ऊपर पहुंच रहा है। कुछ बोले, इतनी तेज रफ्तार अक्सर हादसे में बदल जाती है। लेकिन उदयनिधि इन आवाजों से बेपरवाह आगे बढ़ते रहे। वे लगातार जनसभाओं में दिखाई देने लगे, युवाओं के इवेंट में पहुंचे, खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे। उनका मकसद साफ था, खुद को तमिलनाडु के युवाओं का चेहरा बनाना। धीरे धीरे उनके पोस्टरों में मंत्री से ज्यादा भविष्य शब्द झलकने लगा। लोग अनुमान लगाने लगे, क्या अगला मुख्यमंत्री यही होगा? लेकिन राजनीति में हर सपना सीधा नहीं होता। जैसे ही उनकी लोकप्रियता बढ़ी,
वैसे ही शक्तिशाली विरोध भी उनके रास्ते में खड़ा हो गया। अब हमला सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी होने लगा था। पार्टी के ही कुछ नेता उन पर खुलकर बात नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर नए समीकरण बुनने लगे थे, क्योंकि सब जानते थे उदयनिधि अगर आगे बढ़ा तो कई पुराने नेताओं की कुर्सी हिलेगी। यही वजह थी कि अब उनका हर कदम किसी जाल की तरह बुना जा रहा था। एक छोटी सी गलती उनके पूरे भविष्य को हिला सकती थी, लेकिन उदयनिधि को ना तो रुकना आता था, ना ही पीछे हटना। वे उस खिलाड़ी की तरह थे जो जानता है अगर मैदान छोड़ा तो इतिहास में नाम नहीं बचेगा, और इसलिए वे आगे बढ़ते रहे, विवादों के बीच, आरोपों के बीच और सियासत की आग के बीच। लेकिन अब आने वाला समय सबसे कठिन होने वाला था, क्योंकि अगली लड़ाई सिर्फ उनकी छवि की नहीं थी, ये लड़ाई होने वाली थी कुर्सी के उत्तराधिकारी की। और जब सत्ता का उत्तराधिकारी तय होता है तो खेल सिर्फ राजनीति का नहीं रहता, वो जंग बन जाती है। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सत्ता, विवाद, शोहरत और विरोध, इन चारों के बीच खड़ा था एक नाम, उदयनिधि स्टालिन। जिस बच्चे ने राजनीति की गोद में जन्म लिया था, वो अब उसी राजनीति की आग में तप चुका था। कुछ लोग उन्हें भविष्य का बड़ा नेता मानते थे, कुछ लोग कहते थे ये वक्त से पहले उगता सूरज है जो वक्त से पहले ही डूब जाएगा। लेकिन उदयनिधि इन दोनों बातों से बेपरवाह थे। वे जानते थे राजनीति में न तो तारीफ टिकती है, न ही बदनामी। यहां सिर्फ एक चीज स्थायी होती है, सत्ता। उनके सामने अब दो रास्ते थे। एक रास्ता धीरे चलने का, कम बोलने का, विवाद से बचने का। दूसरा रास्ता सीधे टकराने का, आग में चलने का और हर डर को चुनौती देने का। और उदयनिधि ने दूसरा रास्ता चुना। वे अब भी बोलते रहे, अब भी भिड़ते रहे, अब भी मंचों पर डटे रहे, क्योंकि वे जानते थे अगर आज डर गए तो कल कोई पहचान नहीं रहेगी। उनके समर्थक कहते थे ये वही नेता है जो पुरानी राजनीति को बदल देगा। उनके विरोधी कहते थे ये वही चेहरा है जो राजनीति को और जहरीला बना देगा। लेकिन सच एक ही था, उदयनिधि को अब नजरअंदाज करना किसी के बस में नहीं था। वे बहुत आगे निकल चुके थे, इतने आगे कि अब उन्हें गिराने के लिए साधारण आरोप काफी नहीं थे। अब उन्हें घेरने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ने वाली थी। और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी अधूरी है, क्योंकि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ये सिर्फ पहला अध्याय था, एक ऐसी किताब का जिसके अगले पन्नों पर शायद मुख्यमंत्री लिखा हो, या फिर राजनीति की सबसे बड़ी चेतावनी। आज कोई उन्हें भविष्य का सितारा कहता है, तो कोई बड़े तूफान से पहले की शांति। लेकिन एक बात तय है, उदयनिधि स्टालिन अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक बहस है, वो एक टकराव है, वो एक सवाल है। और शायद उसी सवाल का जवाब आने वाला वक्त देगा कि ये सफर इतिहास बनाएगा या मिसाल। दोस्तों, अब हम बजा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर।